नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और शुरुआत बिपरजॉय के असर से करते हैं। ये तूफान जब गुजरात पहुंचा तो उसके बाद किस तरह के वहां पर हालात बने उसके बारे में आपको बताते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के गुरुवार को गुजरात के कच्छ जिले में दस्तक देने के बाद यहां पर भावनगर सहित गुजरात के कई हिस्सों में काफी बारिश हुई है। कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवा चली और भारी बारिश यहां पर हुई, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जिले में बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और समुद्र के पास निचले इलाकों में पानी भर गया। एक अनुमान के अनुसार 900 से ज्यादा गांव अंधेरे में हैं। चक्रवात में भावनगर में 2 लोगों की मौत हुई और मरने वाले पिता पुत्र हैं जो अपने मवेशियों को बचाने के दौरान एक नाले में यहां पर बह गए। 22 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं 23 मवेशियों की मौत की जानकारी मिली है। अब तूफान राजस्थान की ओर यहां से बढ़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ ने कहा कि तूफान से किसी की मौत नहीं हुई है। उधर आप देखिए, दक्षिण राजस्थान में भी इसके कारण तेज बारिश हो रही है। तूफान के चलते करीब लाख लोगों को गुजरात के तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया गया। गुजरात में तूफान के चलते कोस्ट गार्ड और नौसेना भी अलर्ट पर है और पीएम मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर हालात की जानकारी वहां पर ली है। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह के हालात वहां पर बने जब ये तूफान जो है वो गुजरात में वहां से गुजरा, वहां पर पहुंचा। इस पर और ज्यादा बात करते हैं। हमारे साथ अमित अरोड़ा जी हैं, डीएम हैं कच्छ के। उनसे जानते हैं कि वहां पर अब क्या स्थिति है और कैसे अब इन सब तूफान के गुजर जाने के बाद जो इंतजाम है उनको देखा जा रहा है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शुरुआत अभी के हालात से ही करते हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर मौसम को लेकर? हवाएं अभी भी तेज चल रही हैं, बारिश हो रही है क्या? आई थिंक जो वेस्टर्न कोस्ट है दैट हैज रियली काम डाउन, काफी शांत हो गया है। वहाँ हवा भी है तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बट जो अभी सेंट्रल कच्छ है और जो ईस्टर्न कच्छ है जिसमें बचाव रापड़ वगैरह आते हैं, वहाँ अभी भी खूब तेज हवाएं हैं। ये आईएमडी का फोरकास्ट ही है कि आज ऑलमोस्ट, बिकॉज जो साइक्लोन है वो कच्छ के ऊपर से गुजर रहा है एंटरिंग राजस्थान साइड, तो यहाँ पे आज पूरे दिन बारिश और हवाओं की संभावना है। तो जो ईस्टर्न कच्छ है वहां पे काफी तेज गति से पवन चल रही है और बारिश भी खूब है अभी तो यहाँ पे। अच्छा अमित जी, अब इस थोड़े नुकसान के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि कई जगह पर जो है वो बिजली के खंभे गिर गए हैं, उसकी वजह से कई गांव इस वक्त अंधेरे में हैं। उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को, कितना नुकसान हुआ है, कहां तक जो बिजली है उसको चालू करने का काम पहुंचा है? जी देखिए, अभी पवन हवा की गति बहुत तेज है एंड कंटिन्यूअस बारिश भी हो रही है। तो रिस्टोरेशन जैसे जैसे अब धीरे धीरे कामिंग होगी, धीरे धीरे काम डाउन होगा तूफान, हम लोग रिस्टोरेशन शुरू करेंगे। काफी जगह प्रिकॉशनरी भी लाइट बंद की गई है क्योंकि अगर कोई वायर स्नैप होता है तो उससे किसी की जान हानि ना हो। बट ये अभी ऑलमोस्ट 80% ऑफ कच्छ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बट आज शाम से जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है, धीरे धीरे जैसे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, थोड़ा हवा कम होगी, वैसे वैसे वी विल चेक द लाइंस और चेकिंग के साथ साथ हम लोग वापस इलेक्ट्रिक फीडर्स ऑन करना शुरू कर देंगे। और अमित जी, पोल्स में नुकसान काफी हुआ है जी, पोल्स में नुकसान डेफिनेटली हुआ है एंड उसका असेसमेंट चालू है बिकॉज अभी भी कोस्टल एरियाज में हवा इतनी ज्यादा है कि हमारी पेट्रोलिंग टीम, सर्वे टीम ट्राई कर रही हैं। तो जो जो एरियाज एक्सेसिबल हैं एटलीस्ट उनको हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे अनुमान से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मोर देन 20-30,000 पोल्स का डैमेज होगा इस चक्रवात की वजह से। ये तो काफी वक्त भी लग सकता है अमित जी, फिर इसमें तो बिजली दोबारा से चालू करने में। नहीं वक्त नहीं लगेगा। इसका रीजन है कि काफी कुछ कोस्टल नेटवर्क है जो और बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग ने किया था ये। बिकॉज सी कच्छ का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है कि अंदाजित 3.5 लाख से 4 लाख इलेक्ट्रिक पोल्स इम्पैक्ट एरिया में थे जी। तो हम लोग ने 30,000 पोल्स ऑलरेडी स्पेयर लाके रखे हुए हैं कच्छ में, जो हमें सिर्फ फिटिंग करना बाकी है। आसपास के जिलों से भी टीम्स यहाँ तैनात कर दी गई हैं। 125 जैसे रिपेयर गैंग्स हमारे खुद के हैं, बाकी आसपास के जिलों के हैं। तो आई थिंक इट शुड बी अप एंड रनिंग। थोड़ा एग्जैक्ट जब सर्वे पूरा होगा तो हमें पता चलेगा,
बट वी आर वेल गियर्ड अप एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको रिस्टोर कर देंगे। अच्छा, सड़कों के क्या हाल है अमित जी वहां पर, क्योंकि कई जगह पर पेड़ भी गिरे, हमने देखा पानी भी सड़कों पर था, तो यातायात को लेकर कुछ नुकसान हुआ है? जो वेस्टर्न के 3-4 तालुका है वो हमने वैसे ही बंद किए हुए हैं 2 दिन, बिकॉज जान हानि ना हो। बट मेजर 2 हाईवेज हमारे ब्लॉक थे, उनको खोलने का किया जा रहा है काम, और वो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। 1000 से ज्यादा पेड़ आई थिंक गिरे हैं अभी तक जी, उसको भी हम लोग सिक्वेंशियली क्लियर कर रहे हैं। बट आई थिंक मेजर कोई एरिया डिस्कनेक्ट हो गया हो ऐसा नहीं है। इंटरनल रोड्स में कहीं कहीं से कंप्लेन आ रही है, तो हमारी 50 टीमें हैं इस समय, जेसीबीज, डंपर्स, ट्रैक्टर्स, चेनसॉ कटर्स, गैस कटर्स के साथ हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। तो आई थिंक काम चल रहा है, विद इन शॉर्ट टाइम लाइफ वापस नॉर्मल पे हम लोग लाएंगे। और कनेक्टिविटी के क्या हाल है अमित जी वहां पर? इंटरनेट और मोबाइल फोन्स वगैरह सब सुचारू ढंग से चल रहे हैं? बिल्कुल। 1-2 तालुका में थोड़ी दिक्कत हुई थी दोपहर को, लखपत तालुका में। वहां पे हम लोग कुछ टाइम के लिए ऐसा था जब सिर्फ सैटेलाइट फोन हमारे पास कनेक्शन का मीडियम और हमारे जो रेडियो वायरलेस सेट्स हैं वो रह गए थे। बट मोबाइल ऑपरेटर्स हमारे यहाँ तीनों, बीएसएनएल, जियो और इंडस, जो कि टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ जनरेटर्स हम लोग ने रखाए थे। तो शॉर्ट टाइम के बाद वापस कनेक्टिविटी रिस्टोर्ड है। अभी कोई जगह ऑफ कोर्स थोड़ा बिकॉज वेदर की वजह से कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, बट एज सच कोई एरिया डिस्कनेक्ट हो गया हो या मोबाइल टावर्स ना हो वैसा नहीं है। स्पेशली जो एग्रीगेट टावर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन लिंक्स की तरह काम करते हैं जी, उन सब में जनरेटर बैकअप विद प्रॉपर डीजल, इवन छोटे टावर्स में प्रॉपर बैकअप रखा गया है। जी शुक्रिया अमित अरोड़ा जी, डीएम कच्छ हमारे साथ बने हुए थे, बता रहे थे कि वहां पर किस तरह के इंतजाम है और कैसे अब इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तूफान के बाद जो नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द जो है वो ठीक करने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। सोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, आप कहाँ पर हैं और वहां पर क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं गुजरात के मांडवी इलाके में मौजूद हूँ और बारिश तो रुक गई है, लेकिन जो तूफान है उसका असर आप यहाँ पर देख सकते हैं। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी पूरी तरह से अब भी मौजूद है और इसका असर यहाँ के यातायात पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं तो कई गाड़ियाँ रुक जाती हैं और ये जो है ये मेन मुख्य रास्ता है। हमने रिपोर्टिंग भी की है, जब हम इसके अंदर गए हैं, यहाँ पर अंदर जो बस्तियाँ हैं तो वहाँ पर यहाँ तक भी पानी मौजूद है, यानी कमर से ज़्यादा पानी वहाँ पर मौजूद है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अंदर जो घर हैं, लोग हैं, उन पर पड़ा है। अब आप सोचिए कि जो बारिश रुक गई है तो लेकिन पानी अब तक नहीं उतर पाया और इसके लिए जब हमने बात की तो कहा यह गया कि हम जहाँ पर मौजूद हैं वो एक निचला इलाका है, ऐसे में कहीं ना कहीं पानी यहाँ से समुद्र की तरफ जाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे दूसरे कहीं इलाके में जाने हैं, जब कोई जानकारी भी मिलती है, कहीं से भी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यह जो समुद्री तट के पास निचले इलाके हैं वहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ है, तो रिस्क क्योंकि हम ले नहीं सकते, कहीं कहीं कमर से ज़्यादा पानी है, तो ऐसे में जो यातायात है उस पर पूरी तरह से इसका असर पड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर भी आप देखें जो तूफान है उसके बाद जो आफ्टर मैथ था वो देखने मिलता है। ऊपर के जो यहाँ पर छत थे वो टूट गए हैं, नीचे भी आपको सामान गिरा हुआ और नज़र आएंगे। तो ज़रूर तूफान यहाँ से गया है लेकिन उसका असर आने वाले समय में देखने मिलेगा। जो पानी है, जल जमाव यहाँ पर है, तो आने वाले समय में जो बीमारी बढ़ने का खतरा और ये पानी जाने के बाद जो लोगों को घरों में नुकसान हुआ है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो चुनौती अब बरकरार रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए। कल से ही यहाँ पर बिजली नहीं है, लोगों को अलग अलग परेशानियाँ हो रही है, पानी की भी किल्लत हो रही है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है और उसको एक बार फिर से चीज़ों को वापस सामान्य होने में कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा। अच्छा सोहित, बिजली की बड़ी समस्या है इस तूफान के बाद, हमने देखा कई जगह पर खंभे जो है वो गिर गए हैं। यहाँ पर इसको लेकर कितना नुकसान हुआ है और क्या बताया जा रहा है, कब तक ये चीज़ें जो है वहाँ पर चालू हो जाएंगी दोबारा से? जी देखिए, कल सुबह से ही बिजली यहाँ पर नहीं है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही थी और अब भी बिजली यहाँ पर नहीं है क्योंकि कई जगहों पर, जैसा कि आपने भी कहा, बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली के तार टूट गए हैं, तो उसका काम जारी है। लेकिन क्योंकि हवाएं इतनी थी कि कई जगहों पर पेड़ बिजली के खंभे पर गिरे हैं, तो कई जगहों पर पेड़ अब भी उस पर लटके हुए हैं,
तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो बिजली है उसे फिर से शुरू करना है और ऐसे में कहीं और रिस्क ना है इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश तो हो रही है बीच बीच में, भले ही तेज़ हवाएं क्यों ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए क्योंकि एक सारा काम करना पड़ रहा है तो समय लग रहा है, क्योंकि प्रशासन एक ही है या जितने भी उनके लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो वो पेड़ काटेंगे, पेड़ को एक तरफ कर रहे हैं, कहीं पर इस तरह से जल जमाव हुआ है तो पानी निकालने का काम कर रहे हैं, कहीं पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं, कहीं पर बिजली का काम कर रहे हैं। और क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहा है इसलिए भी समय लग रहा है। लेकिन यह माना जाए कि आने वाले 1 से 2 दिन में, कम से कम 1 से 2 दिन में ये जो बिजली है उसे बहाल कर दिया जाएगा, ये उनका कहना है। और ये कब तक होता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि अगर कुछ ज़रूरत भी पड़ती है तो दुकानें बंद हैं तो और लोग नहीं निकले हैं बाहर, या लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, अगर मजदूरों को भी ज़रूरत पड़ती है तो इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था की जानी है। बहरहाल आप बता रहे थे कि जी जो तूफान है वो गुजर चुका है, लेकिन जो तूफान का असर देखने मिल रहा है। जी सोहित, आप बता रहे थे निचले इलाकों में पानी वहां पर भरा हुआ है, तो इससे क्या खाने पीने के सामान या जरूरी चीजों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वहां पर? जी देखिए, ऐसे कई इलाके जहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, कुछ लोग अगर फिर भी रह रहे हैं तो ज़रूर दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि अगर खाने पीने की भी दिक्कतें ना हो तो जब ये पानी चला जाएगा उनके घर के अंदर दिक्कतें होने वाली हैं, उनके सामानों पर इसका असर पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, पानी निकलने के बाद सामान पर भी उसका किस तरह से असर होता है, उनके खाने पीने पर किस तरह से असर होता है, वहाँ के इलाके पर किस तरह से असर होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें भी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दवाइयों को छिड़कना पड़ेगा ताकि बीमारी ना फैले। और भी कई जगहों पर उनके इक्विपमेंट्स ख़राब हुए हैं, उसे ठीक कराना होगा। लोगों के फर्नीचर पर इसका असर पड़ा है, जो मछुआरे हैं उनके जो समुद्री तट पर नाव पड़े हुए हैं उस पर इसका असर पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों पर ज़रूर इसका असर पड़ा है, निचले इलाकों में खास तौर पर। और आने वाले दिनों में इसे लेकर कहीं ना कहीं एक चुनौती लोगों के सामने बनी रहेगी। खाने पीने की व्यवस्था तो भी कहीं ना कहीं से हो जा रही है, लेकिन जो आगे सामान्य जीवन वापस आने के लिए ज़रूर कुछ कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो सोहित बता रहे थे कि वहां पर कैसे हालात हैं और लोगों के सामने अब किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि घरों में भी पानी घुस गया है, जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है और खंबे और पेड़ों को तो नुकसान हुआ ही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह का असर जो है इस तूफान के बाद दिख रहा है। लेकिन आप देखिए, तूफान के दौरान राहत और बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने एनडीटीवी को बताया कि बिपरजॉय के टकराने के बाद किसी की भी मौत यहां पर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो तूफान के लैंडफॉल से पहले हुई है। साइक्लोन बिपरजॉय की रफ्तार घटती जा रही है और जिन इलाकों में लैंडफॉल हुआ, आई ऑफ द साइक्लोन ने कोस्टल एरिया को हिट किया, वहां पर नुकसान हुआ है। मेरे साथ एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जान माल का क्या नुकसान हुआ है, आपका क्या असेसमेंट है और किन इलाकों में आपका अभी फोकस है राहत बचाव का? एक दुखद लॉस 2 ह्यूमन लाइफ्स का लैंडफॉल से पहले हुआ, लेकिन तैयारी का फल ये रहा कि लैंडफॉल के बाद में कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं है। 23 लोग घायल हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज में कहें तो 500 के करीब घर डैमेज हुए हैं जो कच्चे थे या हट्स थी। पेड़ गिरे हैं 800 के आसपास जिनको हम क्लियर कर रहे हैं, और कोई हज़ारें गांव ऐसे हैं जिनके बिजली डिस्टर्ब हुई है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क पे भी असर पड़ा है, बिजली की सप्लाई का आपने जिक्र किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी प्रभावित हुआ लैंडफॉल के दौरान? सेलफोन कवरेज बहुत प्रभावित नहीं हुआ, सेलफोन कवरेज यथावत रहा। ट्रैफिक भी काफ़ी नॉर्मल रहा, क्योंकि जो पेड़ गिरे हैं उनसे बहुत सड़कें ब्लॉक नहीं हुई हैं, तो सिचुएशन नॉर्मल के नज़दीक है और आशा है कि अगले 24 घंटे में हम इसको पूरा नॉर्मल कर पाएंगे। नॉर्मल तो जितने भी ये पेड़ गिरे हैं, जो सड़कें अभी बंद हो गई हैं, उनको क्लियर करना आपकी प्राथमिकता है अभी? हाँ, वो प्राथमिकता है अलॉन्ग विद एसडीआरएफ एंड अदर एजेंसीज, लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो भारी बारिश होने का एक फोरकास्ट है उसमें हम तैयारी रखें, कहीं फ्लडिंग होती है तो वहाँ रेस्क्यू कर पाएँ। एक आखिरी सवाल, साउथ राजस्थान में आपने कहा कि आपकी टीम तैनात है, वहाँ भी बहुत भारी बारिश, बहुत इलाकों में अभी हो भी रही है बारिश, तो जल जमाव का लेकर क्या अभी स्थिति है और बाढ़ की स्थिति अगर आती है तो आपकी क्या तैयारी? अभी तक वहाँ बारिश बहुत भारी शुरू नहीं हुई है। आफ्टरनून का एक फोरकास्ट है वहाँ बारिश शुरू होने का, उनसे हम इन टच हैं राजस्थान सरकार से, उन्हीं से बात करके हमने एक टीम वहाँ पहले से उपलब्ध की हुई है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
तो आपने देखा गुजरात में इस तूफान का कैसा असर जो है वो रहा। अब इसका असर राजस्थान में जो है वो थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर मौसम बदल रहा है। बिपरजॉय समुद्री तूफान का असर राजस्थान के पश्चिमी इलाके पर भी पड़ने लगा है और यहाँ के 7 जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पूरे सीजन की बारिश यहाँ पर जो है हो सकती है। राधेश्याम शर्मा डायरेक्टर हैं मेट डिपार्टमेंट राजस्थान के, उनसे बात की हमारे सहयोगी हर्षा ने। साइक्लोन बिपरजॉय जो है अब वो राजस्थान की तरफ आ रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है राधेश्याम शर्मा जी, जो जयपुर में मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। राधेश्याम जी, अब जो साइक्लोन है सौराष्ट्र से राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या प्रिडिक्शंस है, जरा बताइए। देखिए, मैप के थ्रू यदि देखें तो अब ये साइक्लोन जो है वो फिलहाल गुजरात के कच्छ और कच्छ के जो इंटीरियर पार्ट्स है वहाँ पे एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बना हुआ है और अगले 6 से 7 घंटों के बीच यदि देखेंगे तो ये सिस्टम लगातार जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और साथ ही साथ इसकी जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म से आप देखें आज शाम के समय तक ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए आज रात के समय यदि देखेंगे तो ये डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सर, डिप्रेशन क्या अर्थ होता है, मतलब कितनी बारिश हो सकती है और उसमें जो विंड स्पीड है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है, तो विंड स्पीड क्या रहती है और थोड़ा सा मैप पे भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप अब ये जो विंड का जो यदि आप डायग्राम देखेंगे इसी के साथ में, तो आप देखिए कि जैसे जैसे ये सिस्टम का इंटेंसिटी कम हो रहा है कि जो गस्टीनेस विंड है वो भी अकॉर्डिंगली कम हो रही है। तो साइक्लोन से नेक्स्ट जो इंटेंसिटी जब स्टेप डाउन होगा ये सिस्टम तो डीप डिप्रेशन बनेगा और उस दौरान विंड की जो स्पीड है वो 50-60 किलोमीटर के नीचे जो है वो दर्ज होगी और जो अगले 6 से 10 घंटों में देखेंगे तो सिस्टम डीप डिप्रेशन से और 1 स्टेप डाउन होकर डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। तो एसोसिएटेड जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली कम होगी। देखिए, राजस्थान में ये सिस्टम जो है वो 16 तारीख को दोपहर या शाम के समय जैसे ही साउथ वेस्ट राजस्थान के करीब होगा तो भारी बारिश का जो दौर है वो साउथ वेस्ट राजस्थान के मैप के जरिए यदि देखें तो जो जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद और पाली के ये जो साउथ वेस्ट राजस्थान जोधपुर और उदयपुर डिवीजन की तरफ के हैं वहां पे भारी बारिश का दौर आज 16 जून से ही शुरू हो जाएगा। 17 जून को यदि देखेंगे तो मैप के जरिए आप देखिए कि जो भारी बारिश का जो एरिया है वो आगे की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अजमेर डिवीजन के साथ साथ उदयपुर संभाग के इलाकों में भी भारी से अति भारी बारिश एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकती है और अमाउंट वाइज यदि देखें तो 200 mm के आसपास भी ये जो पाली और जो राजसमंद सिरोही के आसपास का इलाका है यहाँ पे 17 जून को दर्ज हो सकती है। हर्षा कुमारी सिंह रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ भी गई हैं, उनके पास चलते हैं। हर्षा, हमने देखा और समझा रहे थे मैप पर कि किस तरह से अब राजस्थान की तरफ जो है ये बढ़ रहा है तूफान, लेकिन यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, हवाएं उस हिसाब से नहीं चलेंगी जितनी गुजरात में चली थी। क्या मौसम है अभी राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल ये जो है साइक्लोन नहीं होगा। जब ये राजस्थान में एंटर होगा ये साइक्लोन के रूप में नहीं एंटर करेगा, ये एक डीप डिप्रेशन के रूप में एंटर करेगा और उसमें काफ़ी फ़र्क है। एक तो हवा इतनी तेज़ नहीं होगी, करीब 50 से 60 किलोमीटर हवा होगी, लेकिन फिर भी हवा होगी और साथ में इसमें जो बारिश है वो तेज़ भारी बारिश होगी। फिलहाल बाड़मेर में बारिश शुरू हो गई है, लेकिन राजस्थान में जो दूसरे इलाके हैं राजस्थान के जो गुजरात से थोड़े से हम कह सकते हैं कि ईस्ट में आते हैं, जैसे कि पाली, सिरोही, जालोर, इन एरियाज़ में, जालोर में बारिश है लेकिन बाकी एरियाज़ में बारिश नहीं है और शाम तक शुरू होगी ये बारिश, उसके पहले नहीं शुरू हो गई। तो ये अगले 48 घंटों का अनुमान है। फिर वहां से जो बारिश है वो धीरे धीरे मध्य राजस्थान की तरफ मूव करते हुए फिर वो ईस्ट राजस्थान की तरफ जाएगी और उसके बाद में खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये बारिश राजस्थान के लिए। अगर कहीं कहीं फ्लैश फ्लड्स या वाटर लॉगिंग होता है तो वो पानी जल्दी उतर जाता है, तो एक तरह से मैस फ्लडिंग नहीं होगा। लेकिन ये जो फ्लैश फ्लडिंग है या जो नाले और नदियाँ जो मतलब सूखी रहती है, क्योंकि राजस्थान में वो सीजनल रिवर्स हैं, वो उफान पे आ सकती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होएगा। बुआई का टाइम है, बुआई के समय के पहले अगर ये बारिश होती है तो किसानों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। मतलब राजस्थान के लिए एक तरह से बारिश अच्छा फायदे के तौर पर ही जो है वो आ सकती है। गर्मी से थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिल जाएगी, या कहीं पर फ्लैश फ्लड का अंदेशा भी है, कुछ इसको लेकर भी इंतजामात वहाँ पर किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, फ्लैश फ्लड का अंदेशा है, इसलिए बाड़मेर में पहले ही जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको वहां से प्रशासन ने काफी लोगों को हटा दिया है, क्योंकि वाटर लॉगिंग होता है खासकर बाड़मेर में, क्योंकि वहां पर जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल है, तो उसमें वो पानी पकड़ता है, तो वहां उस एरिया में एक्चुअली वाटर लॉगिंग होता है। और आपको मालूम है कि एक फ्रीक वेदर फिनोमिनन हुआ था 2006 में, जब बाड़मेर में बहुत ज्यादा फ्लड्स भी आए थे एक टाइम में, तो फ्लडिंग का बिल्कुल प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो पानी जितना जल्दी चढ़ता है दूसरे इलाकों में उतना जल्दी उतर भी जाता है। और दूसरी बात है कि 70% राजस्थान में 70% जो खेती है वो बारिश पर निर्भर करती है, इसलिए किसानों के लिए बुआई के पहले ये जो बारिश हो रही है, क्योंकि अब बुआई का सीजन शुरू होने वाला है, करीब 20-23 जून के आसपास बुआई शुरू हो जाती है, तो बुआई के पहले अगर बारिश होती है खेतों में तो वो नमी काफी टाइम तक बनी रहेगी, भारी बारिश होती है, तो उससे फसल जो है, जो बाजरा वगैरह की फसल है, उसके लिए ये अच्छा संकेत है। शुक्रिया हर्षा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब जो मौसम है वो राजस्थान में बदलना शुरू हो गया है। हर्षा जैसे कि बता रहे थे आज और कल वहां पर जो है बारिश भी हो सकती है कई जगहों पर तेज, और हालांकि हवाएं जो है उस हिसाब से तेज यहाँ पर नहीं चलेंगी, लेकिन बारिश यहाँ पर ज़्यादा ज़रूर हो सकती है। तो ये हाल है मौसम का। इस तूफान के बाद आपने देखा गुजरात में इस तूफान के बाद इंतजाम किए जा रहे हैं, अब राजस्थान की तरफ जो है ये अब असर मौसम का बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसाग्रस्त इलाके में राज्यपाल वहां पर पहुंचे, और कल आपको बताएं दक्षिण 24 परगना के भांगर में हिंसा हुई थी और दक्षिण 24 परगना राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे और उन्होंने वहां का हालात का जायजा लिया। कल पंचायत चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था और हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त आदेश भी जो है वो आया है। 48 घंटे में यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के लिए कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। और नामांकन के दौरान आपको बताएं दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, बांकुरा में यहां पर हिंसा हुई थी। I happen to see some places where unfortunate incidents of violence was there. I could interact with the victims, some of them, and also with the local people. This was a fact-finding, data-gathering period for me. I have made my own inferences from what has happened. I would like to take further action based upon an objective analysis of what I have seen, what I have heard, what I have analyzed, what I have experienced. ममता बनर्जी ने हिंसा और उसे लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है। मैं पूछती हूं कि सीपीएम के राज में कौन सी शांति थी? আর আজকে তোমরা বলছো বাংলায় শান্তি নেই। কিসের শান্তি? সিপিএম এর আমলে কোন শান্তি ছিল? শ্মশানের শান্তি? কংগ্রেস অনেক রাজ্য চালিয়েছো, সিপিএম এর সবচেয়ে বড় দোসর আর বিজেপির বড় দোসর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করবো তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है, और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं यहां पर दरअसल क्या हुआ और उसके बाद क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इसको विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस आज भांगर के विजयगंज बाजार पहुंचे हैं। कल यहां पे हिंसक स्थिति बनी थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान जब यहां पे गाड़ियां जला दी गई थी
और कहीं गाड़ी जला दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी धुआं निकल रहे हैं। जो गाड़ी कल जलाया गया था यहाँ विजयगंज बाजार में, नामांकन के समय ये हिंसक घटना घटी है। आज यहाँ पे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे हैं स्थिति का पूरे तरीके से देखने क्या स्थिति है, लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ी कैसे पूरी तरीके से जल चुके हैं और अभी भी यहाँ से इस गाड़ी के जो बचे कुचे जो हिस्सा है वहाँ से धुआं निकल रहा है। इसको कल यहाँ पे आग लगा दी गई थी। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक दलों के बीच में है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यहाँ पे पहुंचे हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस स्थिति का पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए। क्या हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं, नामांकन के प्रक्रिया के दौरान कैसे यहाँ पे हिंसा हुए थे। यहाँ पे गाड़ी अभी भी जल रहा है और धुआं अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन राज्यपाल अब यहाँ पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने। वो अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं वो यहाँ भांगौर के विजयगंज बाजार पहुंचे। सर, व्हाट हैव यू सीन सर? इफ आई कैन जस्ट आस्क यू वेरी क्विकली सर, सर वेरी क्विक सर, बाइट दे रहे हैं सर, देखो ना बाइट दे रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं सर विद्यालय जाएंगे वहां मीडिया में सबको बाइट दे देंगे सर। ओके, सो द गवर्नर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रीफ द मीडिया एट द कॉलेज हियर एंड ऑफ कोर्स ही इज सेइंग समथिंग। we'll try and get a bite from the governor, but of course he's gone into the vehicle. But here of course the governor arriving, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे देखिए आप अभी भी गाड़ी जल रहा है, लेकिन राज्यपाल अब इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। पश्चिम बंगाल के भांगर के विजयगंज बाजार से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है और इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर एनडीटीवी इंडिया। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने आज मंत्री पद की शपथ यहां पर ली और कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। संतोष मांझी की जगह रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रत्नेश सदा लगातार तीसरी बार सोनबरसा विधानसभा से जीते हैं। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में आने को तैयार है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। एप्पल के निर्माता फॉक्सकॉन दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इंडिया में आने का सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और भी नौकरियां आएंगी और एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी आएगी। जहां तक फॉक्सकॉन का सवाल है, उनके लिए इससे क्या असर आएगा? उनके बिजनेस में जो है वो और भी सेक्टर्स में जो है जा पाएंगे, प्रोडक्शन और सप्लाई लाइंस में भी बढ़ोतरी आएगी। अब याद रखिए, फॉक्सकॉन चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी से 8 महीनों में दूसरी बार मिले थे मार्च 2023 में और प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त फॉक्सकॉन के इरादों का स्वागत किया था। तो ये था आज का सवाल इंडिया का। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।